जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे की अंधियारी रात। चारों तरफ कोहरे का घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। ओस की टपकती बूंदें शरीर को और भी ज्यादा जकड़ रही थी। कानपुर के कड़ाके की सर्दी और बर्फीली हवाओं से सराबोर जनवरी का महीना हाथ पैरों को गला देने वाले ऐसे मौसम में रात के करीब 11 बज रहे थे। ऐसी कड़कड़ाती सर्दी में एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क के किनारे बनी हुई सीट पर बैठा हुआ था, जहां इस सर्दी में गर्म हीटर के आगे से उठने की हिम्मत नहीं होती। वहीं एक बूढ़ा इंसान बस एक छोटा सा शॉल ओढ़े हुए कपाता हुआ खुद को उस शॉल से ढकने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि वह शॉल इतनी छोटी थी। यदि पैरों को ढको तो सिर उघड़ जाए और सिर को ढको तो पैर उघड़ जाए। पर वह व्यक्ति और करता भी क्या? उस शॉल से खुद को ढकने के अलावा उसके पास कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। दरअसल यह गोविंद जी थे, जो कि आज ही अपने बेटे के साथ शहर आए थे। उनका एक ही बेटा था, जिसे उन्होंने बहुत जतन करके पढ़ाया लिखाया था। एक रात मेहनत मजदूरी करके इस काबिल बनाया। आज उनका बेटा एक नामी जामी कंपनी में नौकरी करता था, और जब से उसकी नौकरी लगी उसने गांव में आना जाना बिल्कुल ही कम कर दिया था। वह भी अपने पिता की लाखों मिन्नतों के बाद 2-3 साल में एक आधा बार गांव चला आता था। उसमें भी आज तक उसने अपने पिता को 1 रुपए देने की भी जहमत नहीं उठाई। अभी 4 दिन पहले की ही बात है। ममता जी यानी कि गोविंद जी की पत्नी का देहांत हो गया था, जिसके चलते मजबूरी में उसे वहां आना पड़ा था। गोविंद जी एक बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के व्यक्ति थे, जबकि ममता जी काफी तेज तर्रार थी। ममता जी की इसीलिए अपने बेटे से कम ही बनती थी। उन्हें जब भी मौका मिलता वह अपने बेटे पर तानों की बरसात शुरू कर देती थी। इसलिए उनका बेटा आनंद उनसे कुछ खिंचा खिंचा हुआ सा रहता था, और ममता जी भी उसे एहसास दिलाती रहती थी कि वे निहायती मतलबी और धोखेबाज इंसान है। इसलिए वह उनके होते हुए कभी भी प्रॉपर्टी या जमीन की बात नहीं कर पाया था। लेकिन अब ममता जी नहीं रही थी, और इस बात का नाजायज फायदा आनंद ने उठाया। जो समय किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही नाजुक और दुख से भरा हुआ समय होता है, जबकि उसकी माँ उसे छोड़कर ईश्वर के पास चली जाए, उस वक्त भी आनंद ने केवल अपना ही फायदा देखा। जब वह अपनी माँ की मौत पर अपने गांव पहुंचा तो उनका अंतिम क्रियाक्रम करने के बाद वह वापस जाना चाहता था कि तभी उसे किसी का कॉल आया। उसने कॉल पर बात की और बात करके अपने पिता के पास आकर बोला, पापा, मम्मी की 13वीं तक तो मुझे यहीं रहना होगा, क्योंकि आपका और माँ का मेरे सिवा आखिर है ही कौन। ऑफिस का काम तो बाद में भी देखा जाएगा, पर मैं इस हालत में आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। गोविंद जी अपने बेटे की इन बातों से बहुत ही संतुष्ट हुए। अपनी पत्नी के जाने से वे बेहद दुखी तो थे ही, लेकिन उनके बेटे की बातों से उन्हें बहुत ही सांत्वना मिली। वे उसकी तरफ आंखों में आंसू लिए देखे जा रहे थे, जैसे वह अब सोच रहे हो कि बरसों बाद ही सही, पर आज उन्हें उनका बेटा मिल गया। आज अपने प्रति उसकी फिक्र देखकर मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। अब अगले ही दिन ममता जी की 13वीं का दिन था कि आनंद बोला, पापा, मैं सोच रहा था कि अब यहाँ गांव में कुछ नहीं रहा। माँ थी तब की बात अलग थी, लेकिन अब बात अलग है। आप अकेले यहाँ रहकर क्या करेंगे? आपका अकेले तो यहाँ मन भी नहीं लगेगा। गोविंद जी ने कहा, बेटा, बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ मैं कम से कम तुम्हारी माँ की यादों के सहारे तो रह सकता हूँ। और फिर अब इस बुढ़ापे में अब मैं जाऊंगा भी तो कहाँ? तभी आनंद उनका हाथ अपने हाथ में पकड़ता हुआ बोला, पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आपका कोई नहीं है और आप कहाँ जाएंगे? मैं हूं तो सही, आपका अपना बेटा। आप मेरे साथ चलेंगे, अपने बेटे के साथ उसके घर। यह सब सुनकर गोविंद जी की आंखें नम हो गईं। आनंद ने आंसू पोंछते हुए कहा, पापा, मैं सोच रहा था कि घर बेच दें, फिर शहर में जमीन लेकर वहीं अपना घर बनाएंगे और खुश रहेंगे।
लेकिन गोविंद जी ने इस बात के लिए साफ साफ मना कर दिया। तो आनंद ने मन ही मन एक नया प्लान बनाया। वह गोविंद जी से बोला, पापा, हम घर बेच नहीं सकते, तो हम घर इन कागजों पर लोन लेकर अपना कुछ काम शुरू कर सकते हैं ना, जिससे मैं आपके पास ही रहूंगा और 4 पैसे भी आते रहेंगे और किसी की तीमारदारी भी मुझे नहीं करनी होगी, और फिर धीरे धीरे मैं सारा लोन चुका दूंगा। गोविंद जी ने अपनी बेटी की बातों पर विश्वास करके घर के कागजों पर दस्तखत कर दिए। अगले ही दिन 13वीं के बाद आनंद गोविंद जी को अपने साथ लेकर जाने लगा। उसने कहा, पापा, आप अपना सामान पैक कर लेना, हम शाम को ही यहाँ से निकलेंगे। गोविंद जी अपना सामान पैक करके अपने बेटे के साथ चल पड़े। खुशी खुशी वह पड़ोसियों से विदा ले रहे थे और बेटे के साथ शहर के लिए जाने लगे। उसके एक पड़ोसी मित्र ने भी कहा, मित्र, बेटे के साथ जा रहे हो, अब तो खुश रहना, हमसे मिलने भी आते रहना। गोविंद जी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं मित्र, बेटे की जब भी छुट्टियां हुआ करेंगी तो उसे साथ लेकर तुम सबसे मिलने जरूर आया करूंगा। वह अपने गांव से बाहर निकल आए थे। कई घंटों का सफर तय करने के बाद उन दोनों ने कानपुर की सीमा में प्रवेश किया। बहुत दूर तक आनंद अपने पिता को लेकर पैदल ही यूं ही चलता जा रहा था। जब गोविंद जी बहुत थक गए तो वे बोले, बेटा, थोड़ा आराम कर लेते हैं, अब और नहीं चला जा रहा है। उन्हें क्या पता था कि यह सब तो उनके बेटे की ही चाल थी। वह बोला, ठीक है पापा, आप यहीं बैठिए, मैं ऑटो ढूंढ कर आता हूँ। शाम के 7 बजे थे। ऑटो ढूंढने गया था, लेकिन अब 11 बज रहे थे और अभी तक वह वापस नहीं आया था। गोविंद जी इन 3-4 घंटों में ना जाने कितनी बार सड़क पर इधर उधर जाके आंखें फाड़ फाड़ कर देख चुके थे, या यूं कहें कि उनकी आंखें सड़क पर आने जाने वाले लोगों पर टिकी हुई थी, इस उम्मीद में कि अभी उनका बेटा उन्हें लेने आता ही होगा। देखते देखते रात के करीब 2 बज चुके थे। गहरी काली रात के अंधेरे के साथ साथ ठंड भी हर पल ही बढ़ती जा रही थी। जाने कैसे गोविंद जी खुद को संभालते हुए थे। वे उस कड़कड़ाती ठंड में बस इस आस में बैठे रहे कि शायद उनका बेटा किसी भी क्षण उन्हें लेने आता होगा। पूरा शरीर ठंड से कांप रहा था, पर वे कांपते हुए, सिकुड़ते हुए वहीं उसी सीट पर बैठे हुए थे। सुनसान सड़क, चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। सड़क पर वाहन का आना जाना भी अब बंद हो चुका था। कोई इक्का दुक्का गाड़ी ही वहां से निकल रही होगी। समय का तो गोविंद जी को पता ही नहीं था, लेकिन गहराती हुई काली रात को देखकर लग रहा था कि इस समय यही कोई 1 या 2 बज रहे होंगे कि गोविंद जी के सामने सड़क से एक सफेद गाड़ी गुजरी। वह गाड़ी वापस गोविंद जी की तरफ लौटी। गाड़ी को अपनी तरफ आता हुआ देख गोविंद जी थोड़े से घबरा गए। जैसे ही गाड़ी रुकी तो ड्राइवर ने उतरकर गाड़ी का दरवाजा खोला। उस गाड़ी में से एक नौजवान लड़का बाहर निकला। देखने में वह अच्छा खासा किसी अमीर घर का दिख रहा था। फिर वह चलकर गोविंद जी के पास आया और उन्हें ठंड में ठिठुरता हुआ देख बोला, अंकल जी, इतनी रात हो गई, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? आपके साथ यहाँ कोई नहीं? गोविंद जी ठंड के मारे थर थर कांप रहे थे और वह कुछ बोलने में भी स्थिति में भी नहीं थे। वह कांपते होठों से बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह कुछ बोलने में असमर्थ थे। उनके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। वह लड़का प्रहलाद बोला, अंकल जी, आप ठीक तो है ना? प्रहलाद ने जैसे ही गोविंद जी को पकड़कर हिलाया, वैसे ही गोविंद जी धम से नीचे गिर गए। वहीं सड़क पर बेहोश हो गए, क्योंकि वह पूरी रात ठिठुरते हुए ऐसी सर्दी में बैठे थे। जब लोगों को रूम के अंदर बैठकर रूम हीटर चलाकर भी सर्दी का एहसास हो रहा हो, ऐसे में एक वृद्ध व्यक्ति खुली सड़क पर रात भर बैठा रहे तो निश्चित ही यह तो होना ही था। जैसे ही गोविंद जी बेहोश हुए, तुरंत ही प्रहलाद ने उन्हें उठाया और अपनी गाड़ी में लिटाकर उन्हें अपने साथ ले गया। जब गोविंद जी को होश आया तो उन्होंने देखा कि वह बहुत ही बड़े आलीशान कमरे में लेटे हुए हैं।
और सामने वह लड़का खड़ा हुआ था जिसे उन्होंने बेहोश होने से कुछ देर पहले ही देखा था। प्रहलाद भी तेज कदमों से चला हुआ आ रहा था। उनके पास आया और बोला, अब आपको कैसा लग रहा है? पहले से कुछ आराम हुआ या नहीं? गोविंद जी बैठते हुए बोले, हाँ हाँ बेटा, मैं अब ठीक हूँ। लेकिन तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? प्रहलाद ने पास में बैठते हुए कहा, अंकल जी, आप सड़क पर बेहोश हो गए थे। मैंने आसपास देखा लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं आपको अपने साथ ले आया। लेकिन इतनी रात को आप वहां अकेले बैठे क्या कर रहे थे? क्योंकि गोपाल जी को देखकर पता चल रहा था कि वह किसी अच्छी खासी शख्सियत के व्यक्ति हैं। इसीलिए प्रहलाद उन्हें देखने के लिए वहां पर रुक गया था। देर रात को जब प्रहलाद ऑफिस का काम खत्म करके गाड़ी से रात को अपने घर जा रहा था, तब उसकी नजर गोविंद जी पर पड़ी थी। कपड़ों पर प्रेस, साफ सुथरे हुए कपड़े पहने हुए थे। व्यक्ति इस प्रकार से सड़क के किनारे बैठा हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके चलते उसे बहुत ही अजीब लगा। इसलिए उसने गाड़ी रोककर उस व्यक्ति को देखना चाहा। प्रहलाद ने अपना सवाल फिर से दोहराया, अंकल जी, आपने बताया नहीं, आप वहां क्या कर रहे थे? अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इस शहर में मेरी बहुत ही अच्छी जान पहचान है, शायद मैं आपके किसी काम आ जाऊं। यदि आप मुझे सच सच बताएं तो। गोविंद जी अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित थे कि वह ठीक तो है या नहीं। उन्होंने प्रहलाद को सब कुछ सच सच बता दिया और आनंद के बारे में पता करने को कहा। वे हाथ जोड़कर बोले, बेटा, तुम बस मुझे मेरे बेटे तक पहुंचा दो, तुम्हारी बड़ी ही मेहरबानी होगी। प्रहलाद उनके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए बोला, अंकल जी, आपको हाथ जोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ। अब घबराइए मत, मैं आपके बेटे का पता जरूर लगा लूंगा। तब तक आप यहाँ आराम से रहिए, इसे अपना ही घर समझिए। प्रहलाद को अपने माता पिता की उम्र के लोगों से बहुत ही लगाव था, शायद इसलिए क्योंकि वह बचपन में ही अपने माँ बाप से दूर हो गया था। इसीलिए उसे माता पिता की कमी हमेशा खलती थी और उसे माता पिता की कीमत भी पता थी। वह इसीलिए अपने से बुजुर्गों की मदद हमेशा किया करता था। उसके पिता उसके लिए एक अच्छी खासी जमीन जायदाद छोड़ कर गए थे। प्रहलाद के पिता शहर के जाने माने बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी मौत के बाद प्रहलाद हॉस्टल में ही बड़ा हुआ था। जमीन जायदाद की देखरेख के लिए एक केयर टेकर रखा हुआ था और जब प्रहलाद की पढ़ाई पूरी हो गई तो उसने अपने पिता का बिजनेस भी संभाल लिया था। वह वृद्ध आश्रमों में भी नियमित रूप से पैसे भिजवाता रहता था। गरीबों की मदद करना, दुखी लोगों की मदद करना उसको अच्छा लगता था। बुजुर्गों को देखकर उसे ऐसा लगता था कि आज अगर उसके पिता होते तो शायद वह भी और बच्चों की तरह जीवन जीता। पर हर किसी के नसीब में यह सब कुछ कहाँ हो पाता है। किसी के पास माँ बाप नहीं है तो किसी को उनके होते हुए भी उनकी कदर नहीं है। प्रहलाद ने उनके बेटे का नाम पूछा और यह पूछा कि आपका बेटा कहाँ रहता है। गोविंद जी ने बताया कि वह कानपुर में ही रहता है। प्रहलाद अगले ही दिन उन्हें लेकर उनके गांव पहुंचा तो देखा कि उस घर में कोई और रह रहा था। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये घर खरीदा था और कल ही शिफ्ट हुए हैं। यह सब देख प्रहलाद समझ गया कि गोविंद जी के साथ उनके बेटे ने बहुत बड़ा धोखा किया है। प्रहलाद गोविंद जी को अपने साथ ले आया और उसने कानपुर में ही आनंद नाम के लड़के को ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रहा। अब गोविंद जी प्रहलाद के घर पर ही रह रहे थे, जिससे प्रहलाद और गोविंद जी दोनों की जीवन की कमी पूरी होने लगी थी। प्रहलाद गोविंद जी की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता था और गोविंद जी उसे बेटे की तरह ही प्यार करते थे। उसे वक्त से खाने पीने की हिदायत देते और अब तो वह उस पर अपना अधिकार भी जताने लगे थे। एक दिन प्रहलाद सुबह से काम में लगा हुआ था। काम जरूरी था
इसलिए उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। गोविंद जी ने उससे कई बार कहा, लेकिन है हर बार 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 यही कह देता, बस अभी आता हूँ, अभी थोड़ी देर रुकिए, बस अभी आता हूँ, आप खा लीजिए, मैं भी आधे एक घंटे में आता हूँ। लेकिन एक घंटे तक डाइनिंग टेबल पर इंतजार करने के बाद भी गोविंद जी को लगा शायद वे ज्यादा ही बिजी है। इसीलिए वे खाने की प्लेट लेकर प्रहलाद के कमरे में ही आ गए। प्रहलाद एक प्रेजेंटेशन रेडी कर रहा था। उसका पूरा ध्यान लैपटॉप में ही था कि तभी किसी ने कहा, खाना खा लो। वह बोला, वही रख दो, खा लूंगा। दोबारा बोलने के लिए जैसे ही उसका मुंह खुला, गोविंद जी ने उसके मुंह में निवाला डाल दिया और बोले, बेटा बहुत बिजी हो, तुम अपना काम करो, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। वह बहुत ही प्यार से एक एक निवाला तोड़कर प्रहलाद को खिलाने लगे। काम करते हुए प्रहलाद की आंखें नम हो गई। वह काम छोड़कर गोविंद जी से लिपट गया और बोला, काश आप हमेशा ही मेरे पास ही रहो, ऐसे ही हमेशा मेरा ख्याल रखने वाला मेरा कोई अपना मेरे पास रहे। उसकी आंखों में आंसू देख गोविंद जी उसे चुप कराते हुए बोले, बेटा चुप हो जाओ, यह तो मेरी खुशनसीबी है कि तुम मुझे मिले। ऐसा बेटा तो नसीबों से मिलता है, और शायद मैं इतना नसीब वाला भी नहीं था, इसीलिए तो तुम मेरे अपने बेटे नहीं हो। गोविंद जी की भी आंखें नम हो गईं। वह खुद को संभालते हुए बोले, बेटा परेशान क्यों होते हो, मैं तो यही हूँ और अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वे उसे प्यार से तसल्ली देकर चुप कराते हुए बोले। प्रहलाद शांत हुआ और अलग होते हुए बोला, आपने खाना खाया? वह बोले, हाँ हाँ तुम खा लो, मैं भी खा लूंगा। प्रहलाद ने शंभू काका से कहा वह गोविंद जी का खाना भी वहीं लेकर आ जाए। फिर दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। प्रहलाद और गोविंद जी दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत खुश थे कि तभी अचानक एक सुबह गोविंद जी सोकर उठे और नाश्ता करने बैठे थे। प्रहलाद को आवाज लगा रहे थे, प्रहलाद बेटा जल्दी आ जाओ, नाश्ता लग चुका है, ठंडा हो रहा है। प्रहलाद आते ही बोला, बाबा आज हम अकेले नाश्ता नहीं करेंगे, आज हमारे साथ कोई और भी नाश्ता करेगा। गोविंद जी ने इस बारे में पूछा तो प्रहलाद ने बताया कि उसने पिछले महीने कंपनी के सभी वर्कर को 4 साल से भी ज्यादा जो उसके साथ कंपनी में काम कर रहे हैं, उसने उन्हें एक ऑफर दिया था। कंपनी में कुछ इन्वेस्ट करने के बाद वे कंपनी के कुछ शेयर्स के पार्टनर बन जाएंगे। इसके लिए 2 लोगों ने अपना चयन किया था। फिर एक व्यक्ति पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया और वह पार्टनर बनने के लिए कंपनी में इन्वेस्ट करना तो जरूरी था। इसलिए फिर जिसने पैसे दिए थे वह उस कंपनी का 20% का पार्टनर बन गया और आज वही हमारे साथ नाश्ते के लिए घर आने वाला था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रहलाद ने शंभू काका से कहा, काका जरा देखना दरवाजे पर कौन है। शंभू काका ने दरवाजा खोला और कहा, प्रहलाद बेटा कोई आपसे मिलना चाहता है, आप ही से मिलने आया है। प्रहलाद ने कहा, शंभू काका उन्हें अंदर बुला लीजिए। वह अजनबी अंदर आकर खड़ा हो गया और प्रहलाद के से मिला। तभी प्रहलाद ने उससे कहा, आओ राहुल, मैं तुम्हें आज किसी से मिलवाना चाहता हूँ। जैसे ही प्रहलाद राहुल को लेकर अंदर डाइनिंग टेबल पर पहुंचा, गोविंद जी की आंखें खुली की खुली रह गईं। उनके तो जैसे पैरों तले जमीन सरक गई। उनकी सूनी आंखों से आंसू गिरने लगे और गोविंद जी को देखकर राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। वह एकदम से घबरा गया। प्रहलाद ने गोविंद जी को संभाला और बोला, क्या आप राहुल को पहले से जानते हैं? गोविंद जी की सिसकियां उन्हें कुछ और बोलने की इजाजत नहीं दे रही थी। फिर प्रहलाद ने राहुल से पूछा। वह तो पहले से ही घबराया हुआ था। प्रहलाद के जोर देने पर वह बोला, नहीं सर, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ, मैं तो आज इनसे पहली बार मिल रहा हूँ। अब गोविंद जी से और बर्दाश्त नहीं हुआ। वे अपनी चेयर को साइड करते हुए आगे बढ़े और राहुल के पास आए। उन्होंने उसके पास आकर कहा, क्या कहा तुमने?
जरा फिर से दोहराना। राहुल ने कहा, अंकल जी। इससे पहले वे कुछ और बोल पाता, गोविंद जी ने उसके गाल पर तड़ातड़ 3-4 चांटे जड़ दिए और बोले, बेशरम, नालायक, तुझे शर्म नहीं आई अपने बाप को अंकल जी कहते हुए? क्योंकि राहुल कोई और नहीं बल्कि गोविंद जी का इकलौता बेटा आनंद ही था, जिसके ऑफिस में सब उसे राहुल के नाम से जानते थे। गोविंद जी आंसू भरी नजरों से प्रहलाद की तरफ देखे जा रहे थे। बोले, बेटा, यही है मेरा नालायक, निकम्मा, नकारा बेटा, जिसे अपने बाप की हर चीज को बेच दिया। इसका बस चलता तो ये मुझे भी बेच देता। यही तो है वो बेगैरत इंसान जिसने मुझे इतनी काली ठंडी रात में, कांपती रात में, अनजान शहर में मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया था। यही है वह पापी जिसके कारण मैं दर दर की ठोकरें खाता। वह रोते हुए आनंद से बोले, नालायक, मुझे तो यह भी पता है कि अगर उस दिन मुझे यह फरिश्ता नहीं मिलता तो मैं कहीं भीख मांगता, कचरा बीनता या सड़कों पर पागलों की तरह भटकता रहता। काश तेरे जैसा नालायक मेरा बेटा ना होता तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। उनकी इस हालत को देख प्रहलाद को बेहद गुस्सा आया। उसने तुरंत ही आनंद का कॉलर पकड़ लिया और बोला, कमीने, तो तू ही है वो जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था। आखिर आज तू मुझे मिल ही गया। तुझे शर्म नहीं आई? जिस बाप ने जीवन भर तेरा बोझ ढोया, आज तूने उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। तेरे जैसी औलाद से तो अच्छा होता इंसान वे औलाद ही रहे, वो अच्छा। तेरे जैसे कमीने इंसान को तो जीने का भी अधिकार नहीं है। काश इस कानून ने मेरे हाथ ना बांधे होते तो मैं तुझे आज जिंदा गाड़ देता। तब तक शंभू काका पुलिस को फोन कर चुके थे और पुलिस भी वक्त पर पहुंच गई थी। धोखाधड़ी के केस में आनंद को जेल हो गई और गोविंद जी प्रहलाद के साथ रहने लगे। एक अनाथ बेटे को पिता का प्यार मिल गया और एक बूढ़े पिता को बेटे का साथ मिल गया। कुछ समय बाद गोविंद जी ने प्रहलाद की शादी एक अच्छी लड़की से कर दी और पूरा परिवार सुखी सुखी रहने लगा। तो दोस्तों, प्रहलाद ने गोविंद जी के लड़के को जेल पहुंचाकर सही किया या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के जमाने में जहां खून खून का नहीं होता, वहीं प्रहलाद ने एक नई मिसाइल कायम की। प्रहलाद और गोविंद जी को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इन दोनों के बीच खून का रिश्ता नहीं, इंसानियत का रिश्ता है। दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहानी आपको कैसे लगी। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।